हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। आज का हमारा टॉपिक है एनटीपीसी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू सीरीज को, जो हमारा वीडियो जो उसका सीरीज जो चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2025 में हुए एग्जाम के सवालों को हम लोग कर रहे थे। तो उसका आज हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री से आज एनटीपीसी में आए हुए सभी के सभी 52 सवालों को आज हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम लोग कुल सवाल जो कवर करेंगे उन सवालों की संख्या क्या होगी, तो लगभग 52 होगी, यानी 50 प्लस संख्या हम लोग 50 प्लस संख्या में जीके एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहें, और चैनल में अभी तक आप नए हैं तो जरूर आप जुड़ जाएं ताकि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो पहला सवाल जो आपके सामने है वो ये रहा, आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जीके केमिस्ट्री 52 क्वेश्चन का सीरीज में पहला सवाल जो आपका है वो क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो 2 मोल में अणुओं की संख्या, यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो 2 मोल में कितने अणु कैसे होंगे वो हम लोग निकालेंगे। देखिए, 1 मोल में जो अणुओं की संख्या होती है वो आपकी इतनी होती है 6.022 गुनी 10 के पावर 23। तो 2 मोल में इसका डबल हो जाएगा, तो इसका डबल जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वही हो जाएगा आपका जवाब। तो इसका देखिए, डायरेक्ट आप अगर डबल करिएगा तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ 12 पॉइंट वाला, लेकिन यहाँ पर आप जब गौर करिएगा तो इसको जब आप दुगुना करिएगा तो दुगुना करने के बाद ये ऑप्शन सही नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, जो कि सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ज़्यादा सही है। तो इसका जो जवाब है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल यहाँ कह रहा है कि एसटीपी पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर O2 गैस की 5.6 लीटर मात्रा में उपस्थित अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ आपके पास 4 मात्राएं दी हुई है, तो वही चारों में से एक ऑप्शन आपका होगा। तो यहाँ पर आपका मोल कॉन्सेप्ट से तो यह सवाल है, लेकिन इसमें आपका गैस वाला है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब इसका है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अब देखना है कैसे। देखिए, 1 मोल में होता है कितना, 22.4 लीटर 1 मोल में। तो बात यहाँ कहता है कि 5.6 लीटर कितना का होगा, तो 22.4 जो है आपका 22.4 को अगर आप 5.6 से आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना गुना होगा वो आपको देखना चाहिए। तो वो आपका लगभग 4 गुना होगा। इसका मतलब 5.6 जो है वो 1/4 मोल है। तो 1/4 मोल, तो 1 मोल में कितना होता है 6.022 गुनी 10 की पावर 23। तो इसको 1/4 से गुना करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका ये आएगा, और वही आपका होगा सही जवाब। तो ये 1/4 मोल है, इसीलिए आपका जवाब ये रहा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। सवाल कहता है कि औद्योगिक परिवेशों में फ्रीऑन 12 का निर्माण सबसे अधिक किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा किया जाता है। फ्रीऑन 12 का निर्माण औद्योगिक परिवेशों में किस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। वुर्ज रिएक्शन या स्वार्ट्स रिएक्शन, निराकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इसका निर्माण सबसे ज्यादा होता है किससे, तो स्वार्ट्स अभिक्रिया के तहत होता है। स्वार्ट्स अभिक्रिया क्या होता है वो भी आपको बताएं। कोई भी हैलोअल्केन मतलब क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो अल्केन को अगर हम लोग कोई फ्लोरो वाले चीज से अभिक्रिया कराते हैं, जैसे एजीएफ से अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनेगा, आरएफ बनेगा, यानी अल्केन फ्लोराइड बनेगा। इसी को बोलते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया, और फ्रीऑन 12 का निर्माण इसी अभिक्रिया से होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। असमानुपातन अभिक्रिया निम्न में से कौन सी है। तो ये तो डायरेक्ट सवाल ऐसा हो गया असमानुपातन अभिक्रिया से, तो इसे आपको पहचानना पड़ेगा। तो ये आपके पास दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, तो इसमें से आपको पहचानना है असमानुपातन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा है, असमानुपातन अभिक्रिया, वो ऑप्शन नंबर ए है असमानुपातन। देखिए, असमानुपातन किसे कहते हैं, जब एक ही रसायन ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों करता है तो असमानुपातन होता है। जैसे देखिए, यहाँ पर क्लोरीन एक बार ऑक्सीकरण भी हो रहा है इसका, एक बार अवकरण भी हो रहा है, तो दोनों करने का काम ये कर रहा है, इसीलिए इस अभिक्रिया को क्या बोला गया, तो असमानुपातन बोला गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल कह रहा है कि 2H2 + O2 अगर जल बनाता है तो H2 का अगर 5 मोल लिया जाए और O2 का 2 मोल लिया जाए तो सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। सीमांत अभिकर्मक वो होता है जो मात्रा में कम होता है। तो मात्रा में कम कौन है, वही आप देख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या फिर हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। तो इसमें से मात्रा में कौन है, एक है 5 मोल और एक है 2 मोल। तो 2 मोल वाला ऑब्वियस सी बात है, 2 मोल वाला क्या होगा, मात्रा में कम होगा, इसीलिए आपका सीमांत अभिक्रिया है, अभिकर्मक है। अगला सवाल है जिसे लिमिटिंग रिएजेंट भी कहते हैं। सवाल है CH3COOH यानी एसिटिक एसिड को जब तोड़ते हैं तो एसिटिक एसिड का आयन बनता है और हाइड्रोजन आयन आपका टूटता है, अलग होता है। तो H+ आयनों को जोड़ने पर अभिक्रिया रुक जाएगी, साम्य अवस्था बाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा, साम्य अवस्था दाईं ओर स्थानांतरित हो जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अगर
इसमें H+ आयन को जोड़ा जाए, इस अभिक्रिया में अगर H+ आयन को जोड़ा जाए तो क्या होगा, साम्यावस्था जो है वो बाईं तरफ स्थानांतरित हो जाएगी। इसका मतलब ये एक सिद्धांत है ले चटेलियर का प्रिंसिपल। इसके अनुसार H+ जोड़ने पर अगर हाइड्रोजन आयन जोड़ते हैं तो साम्यावस्था यानी इक्विलिब्रियम पीछे जाता है, और अगर उसको घटाते हैं तो इक्विलिब्रियम आगे जाता है। देखिए ये सब सवाल कहीं ना कहीं थोड़ा 10वां क्लास से ऊपर में गया हुआ है, ये सवाल 11वां क्लास से है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 7, यौगिकों का कौन सा युग्म गुणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड और NaOH, NaCl, HCl, HBr, CO और CO2 गुणित अनुपात के नियम का व्याख्या करने वाला कौन सा यौगिक है? यौगिकों का समूह है। देखिए CO और CO2 यानी ऑप्शन नंबर डी है। गुणित अनुपात के नियम के अनुसार जब दो यौगिक एक जैसे तत्वों से बनते हैं, अब देखिए यहाँ CO और CO2 दोनों में एक ही प्रकार के तत्व हैं, तो यही गुणित अनुपात के नियम का व्याख्या करने में सक्षम है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8। सवाल कह रहा है कि विश्व भर में फेनॉल उत्पादन का प्राथमिक औद्योगिक प्रक्रम कौन सा है? इस प्रक्रम में प्रयुक्त मध्यवर्ती क्या है, यानी इंटरमीडिएट क्यूमिन प्रक्रम से बनता है, और क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड मेडिएटर है। डॉज प्रोसेस से बनता है, टोल्यून मेडिएटर है। हॉक प्रोसेस से बनता है, बेंजीन मेडिएटर है। रेसिक प्रक्रम से बनता है, क्लोरोबेंजीन मेडिएटर है। तो सही जवाब हो जाएगा, जो फेनॉल बनाने का जो एक प्रक्रिया है वो क्या है, क्यूमिन प्रक्रम है। क्यूमिन से बनता है औद्योगिक रूप से। ये भी 12th क्लास से सवाल दिया है। देखिए सवाल का लेवल कहाँ कहाँ से पूछा जा रहा है, और बीच में क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड जो है वो आपका इंटरमीडिएट बनता है, और लास्ट में फेनॉल और एसीटोन बनते हैं। प्रमुख औद्योगिक यानी कमर्शियल मेथड जो है फेनॉल उत्पादन का वो यही है। फेनॉल तो अन्य तरीकों से भी बना सकते हैं, जैसे डॉज प्रोसेस से भी बनता है, लेकिन क्यूमिन प्रक्रम जो है जिसमें क्यूमिन से बनता है वही आपका मेन प्रक्रिया है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, एकक सेल के घनत्व की गणना का सही सूत्र क्या है? ये एकक सेल क्या होता है? ये आपका एक क्यूब होता है, यही समझ लीजिए। यूनिट सेल जिसको बोलते हैं, यूनिट सेल, ये आपका पहले 12th क्लास का सिलेबस में था सॉलिड स्टेट फिजिक्स में, अब तो वो नहीं है, अब हटा दिया है, लेकिन फिर भी यूनिट सेल का घनत्व के लिए यहाँ सूत्र पूछा हुआ है, तो थोड़ा अजीब तो है। तो ये पहला हुआ। दूसरा हुआ यानी D बराबर A³ गुनी N जहां अवोगाड्रो संख्या है, Z परमाणुओं की संख्या है, और M इसका मोलर मास है। तो सब में आपके 4 नोटेशन दिख रहे होंगे। और A जो है, ये जो क्यूब जो है इसका एक मतलब एक भुजा को A बोला गया है। तो इनमें से कौन सा सूत्र सही होगा ये आपको बताना है। तो सही सूत्र इसका क्या है? तो सही सूत्र ऑप्शन नंबर बी वाला है। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी वाला सूत्र सही है। इसको अगर हम लोग लिखें तो ऐसे लिखाएगा, D बराबर ऐसे लिखाता है Z गुनी M, और नीचे में आपका A³ गुनी N। यहाँ पर जो N है ये अवोगाड्रो संख्या है, और A जो है वो यूनिट सेल का कोर का लंबाई है, M उसका जो भी तत्व रहेगा उसका मोलर मास है, और Z उसमें परमाणुओं की संख्या है। अगला सवाल है, निरूपक तत्वों का अन्य नाम क्या है? निरूपक तत्व किसे कहते हैं? आंतरिक संक्रमण, संक्रमण, यूरेमिनोत्तर या फिर मुख्य वर्ग तत्व? तो सही जवाब है मुख्य वर्ग वाले तत्व को क्या कहते हैं? निरूपक तत्व कहा जाता है, जो कि मुख्य वर्ग वाले तत्व S और P ब्लॉक में आते हैं। बाकी देखिए S और B वाले को निरूपक बोला गया, तो D वाले को जो बोला जाता है वो संक्रमण तत्व बोला जाता है। इससे भी सवाल आपका पूछा जाएगा। और F ब्लॉक वाले को क्या बोला जाता है? तो वो आंतरिक संक्रमण बोला जाता है। F ब्लॉक को आंतरिक संक्रमण, D ब्लॉक को संक्रमण, और जो मुख्य वर्ग तत्व जो है वो आपका S और P ब्लॉक वाले हैं। अगला सवाल है, काय केंद्रिक घनीय यानी BCC बॉडी सेंटर जालक में परमाणुओं की उप सहसंयोजन संख्या क्या है, यानी कोऑर्डिनेशन संख्या। अब ये कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होता है ये भी बताते हैं। जैसे BCC जो होता है उसमें एक बॉडी में होता है एक परमाणु, और उसके बाद चारों तरफ होते हैं 8 परमाणु। ये 8 परमाणु ये घन है, यहाँ तो आपको 3D में घन नहीं बनाया गया है, तो ऐसे करके 8 परमाणु होते हैं। अब देखिए इसमें उप सहसंयोजन संख्या कितनी है? उप सहसंयोजन संख्या क्या होता है? एक परमाणु अपने अगल बगल के कितने अन्य परमाणुओं से सटा हुआ है, इसी को बोला जाता है सहसंयोजन संख्या। तो सहसंयोजन संख्या BCC में यानी बॉडी सेंटर यूनिट सेल में कितना होता है? 12, 4, 6 या फिर 8। तो सही जवाब हो जाएगा इसका क्या होता है? 8 होता है। BCC में प्रत्येक केंद्र परमाणु का 8 कोनों से जुड़ा होता है, यानी उप सहसंयोजन कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? वो होता है आपका 8। और BCC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 4। तो सवाल का लेवल तो थोड़ा अप जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला सवाल है, CH3COONA यानी जो एसिटिक अम्ल का सोडियम आयन, सोडियम
आयन यानी सोडियम एसीटेट कह सकते हैं, की उपस्थिति में एसिटिक एसिड की विलेयता किसके कारण कम हो जाती है? तापमान, ऑक्सीकरण, समायन प्रभाव, आयन युग्मन। तो एसिटिक एसिड और जो सोडियम एसीटेट दोनों अगर एक साथ रहें तो एसिटिक एसिड की विलेयता कम हो जाता है समायन प्रभाव की वजह से, क्योंकि एक जैसे आयन की उपस्थिति में विलयन की विलेयता कम हो जाती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा युग्म अम्ल क्षार संयुग्मी युग्म है? यानी अम्ल और क्षार का, HCl Cl2 H प्लस O2 माइनस NH4 NH3 या H2O H2O2। तो अम्ल क्षार का संयुग्मी कौन है? तो एक हुआ आपका NH4 प्लस एक NH3। तो NH4 प्लस अम्ल है और NH3 क्या है? क्षार है। यह संयुग्मी युग्म बनाते हैं। अगला सवाल, आवर्त नियम ने मूलतः कितने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानताएं प्रकट की? यानी प्राकृतिक रूप से कितने तत्वों के बीच समानता व्यक्त की? आवर्त नियम 96, 91, 89 या फिर 94। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 तत्व के गुणों के बीच समानता पाया गया, यानी सजाया गया एक तरह से। अगला सवाल है, यदि HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड एक दुर्बल अम्ल है तो इसके संयुग्मी क्षार F- की प्रबलता के बारे में क्या अनुमान लगाया जा सकता है? तो यह उदासीन है, यह दुर्बल क्षार है, प्रबल अम्ल है, यह प्रबल क्षार है। अगर HF दुर्बल है तो F- क्या होगा? तो F- क्या होगा? एक दुर्बल क्षार होगा। अगर HF दुर्बल अम्ल है तो इसका संयुग्मी क्षार अगर होगा F- तो वो क्या होगा? वह एक दुर्बल क्षार होगा। कमजोर अम्ल का संयुग्मी भी दुर्बल होता है। अगला सवाल है, टेट्राक्लोरोमेथेन CCl4 की बात हो रही है, का उपयोग मुख्य रूप से किसका निर्माण में किया जाता है? प्रशीतक और एरोसोल नोदकों का, या फिर कांच में निर्माण, सिरेमिक, या फिर ऊनी कपड़ा रंगाई रंगत के लिए, उर्वरक या पीड़कनाशी के लिए। तो टेट्राक्लोरोमेथेन का उपयोग जो होता है वो प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट और एरोसोल नोदकों के उत्पादन के लिए होता है। कौन सा? टेट्राक्लोरोमेथेन का। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा विलयन जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय होता है? NH4CH3COO, NH4Cl CH3COONA या Na2CO3। तो जल अपघटन के कारण थोड़ा अम्लीय कौन सा होता है? तो वो NH4Cl होता है। NH4Cl जल के साथ हाइड्रोनियम आयन देता है, जिससे विलयन थोड़ा क्या हो जाता है? अम्लीय हो जाता है। अगला सवाल है, एक बफर विलयन में CH3COOH का जो सांद्रता है वो 0.1 मोल है। मोल मतलब ये मोलर है, मोलरिटी की बात हो रही है। और CH3COO माइनस का 0.1 मोलर है इसका भी। तो यदि CH3COOH का pKa 4.76 है तो इसका pH क्या होगा? यानी इसका pH मान निकालने के लिए बोला गया है। 7, 5.76, 4.76, 3.76। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 4.76। कैसे, ये आपको बताते हैं। pH जो होता है वो pKa प्लस लॉग साल्ट बटे लॉग एसिड। अब देखिए इसका साल्ट कौन सा है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये सवाल अपने आप में थोड़ा अलग जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए pKa आपका कितना है? तो वो आपका 4.76 है। अब देखिए लॉग, यहाँ पर लॉग साल्ट का कितना है? तो 0.1 है। एसिड का कितना है? 0.1 है। ये कट के कितना आया? 1। और लॉग 1 का मान होता है 0। तो जब लॉग 1 का मान आपका 0 हो जाएगा तो ये 4.76 जो है यही आ जाएगा आपका पीएच मान। तो ये हो जाएगा क्या? 4.76, यानी यह अम्लीय है। ये भी सवाल आपका 11वां क्लास से है। अगला सवाल है, संतुलित अभिक्रिया 2Al प्लस 3Cl2, तीर का निशान के बाद क्या है? 2 एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड अगर बनता है तो एल्युमिनियम से एल्युमिनियम क्लोराइड का ग्राम अणु का अनुपात कितना है? यानी एल्युमिनियम का तुलना में अनुपात उसका कितना है वो आपसे पूछा गया है। 2-3, 1-2, 3-2 या फिर 2-2। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है 2-2। क्यों, ये आपसे बताएं। देखिए दोनों का 2-2 मोल साफ साफ है, इसका भी 2 मोल है और इसका भी क्या है? 2 मोल है। तो ग्राम अणु का अनुपात दोनों का क्या है? तो 2-2 है। अगर 1-1 रहता तो 1-1 होता, क्योंकि अनुपात कटने के बाद आपका सरलतम अनुपात में होता है। अगला सवाल है, नेप्टूनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसके बारे में मेंडलीव के समय जानकारी प्राप्त, यह स्थिर है, यह पिच ब्लेंड में पाया जाने वाला प्राकृतिक है, यह गैर अभिक्रियाशील है। तो नेप्टूनियम के बारे में सही है कि यह पिच ब्लेंड में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। तो पिच ब्लेंड क्या है? एक अयस्क है जिससे नेप्टूनियम भी मिलता है। अगला सवाल है, किन उद्योगों में सामान्यतः टेट्राक्लोरोमेथेन को विग्रीजन कर्मक के रूप में उपयोग किया जाता है? विनिर्माण, यांत्रिक, बटलिंग या खाद्य प्रसंस्करण या फिर वस्त्र उद्योग। तो विनिर्माण और यांत्रिक उद्योग में टेट्राक्लोरोमेथेन यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का उपयोग होता है। मशीनी उपकरणों की सफाई में इसका उपयोग होता है। अगला सवाल है, निरूपक तत्वों के संदर्भ में यानी एस और पी ब्लॉक की बात हो रही है, कौन सा सही है? इनमें से एस और बी ब्लॉक के दोनों तत्व शामिल है, इसमें केवल धातु, इसमें केवल पी, इसे ट्रांसयूरेनियम तत्व भी कहा जाता है। तो जैसा कि आपको बताया गया इसमें एस और पी ब्लॉक के तत्व शामिल हैं।
अगला सवाल है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आयोडीन को किस श्रेणी में रखा गया था, 5, 7, 8 या फिर 6? तो सही जवाब है आयोडीन को जो रखा गया था वह श्रेणी 7 में रखा गया था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। सवाल कहता है कि MnO4 माइनस प्लस Fe2 प्लस Mn2 प्लस और Fe3 प्लस, अगर इसको संतुलित किया जाए तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? जिसमें आपका ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है। तो संतुलित में आपका दोनों तरफ आयनों की संख्या, प्रत्येक आयनों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो इसको आप पाउच करिए और प्रत्येक चारों में देखिए टोटल तरफ गिनती, चारों दोनों तरफ आपको देखना है कि किसमें गिनती एकदम हूबहू बराबर है। तो गिनती जहां बराबर होगा वही होगा इसका जवाब। तो इसके अनुसार जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी है। इसमें आपका पूरी आपका गिनती एकदम कंप्लीटली आपका सेम आएगा। पूरा हर हाल में आपका जो तत्वों का गिनती है वो आपका एकदम सेम टू सेम आना चाहिए। मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ भी 4 दूनी हाइड्रोजन कितना हुआ? 8 हुआ। यहाँ आयरन 5 है, यहाँ भी आयरन 5 है। Mn इधर 1 है, Mn इधर 1 है। ऑक्सीजन इधर 4 है तो ऑक्सीजन इधर 4 है, इसीलिए ऑप्शन बी सही है। 10 आपको गिनना था। अगला सवाल, कृत्रिम रूप से उत्पादित तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये प्राकृतिक तत्वों की तरह स्थिर वे तालिका के समूहों में सभी समूह पाए जाते हैं, अल्पकालिक या दीर्घजीवी होते हैं। अल्पकालिक का मतलब उसका हाफ लाइफ बहुत कम होता है, बहुत जल्दी वो डीके हो जाते हैं। तो कृत्रिम उत्पादित तत्वों का वही खासियत है कि वे क्या होते हैं? वे अल्पकालिक होते हैं, रेडियोधर्मी होने के कारण। अगला सवाल, कौन सी रसोई प्रक्रिया परासरण का उदाहरण है? मसालों का एक साथ पेषण, खाद्य पदार्थों का नाइट्रोजन से प्रधावन, दूध में पास्ता उबालना, सांद्रित लवण में कच्चे आम डालना। तो परासरण का जो उदाहरण वो क्या है? सांद्रित लवण में कच्चे आम डालने से क्या होगा? पानी कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर चला जाएगा और फिर कच्चा आम के अंदर में पानी घुसेगा, जरूर घुसेगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, मुख्य वर्ग तत्वों के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? इनकी अभिक्रियाशीलता किसी आवधिक प्रवृत्ति का अनुसरण नहीं करती। इसमें एस और पी ब्लॉक दोनों शामिल है। इसे निरूपक भी कहा जाता है। इनके संयोजी कोष विन्यास रासायनिक व्यवहार पूर्वानुमान लगाने में मदद करते हैं। सही नहीं है तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, इनकी अभिक्रियाशीलता किसी आवधिक प्रवृत्ति का अनुसरण नहीं करती। देखिए, आवर्त सारणी में तत्व कोई भी हो वो एक पीरियड के हिसाब से निश्चित रूप से उसका गुणों का मतलब एक पीरियडिसिटी होता है, यानी गुण उनका जो बदलता है वो उनके स्थान के अनुसार परिवर्तित होता है। तो यहाँ कहता है अनुसरण नहीं करता है, वही बात तो गलत है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 28, मेंडलीफ ने समान गुणों वाले तत्वों को आवर्त सारणी में कहाँ रखा था? ब्लॉक में, क्षैतिज पंक्ति में, ऊर्ध्वाधर स्तंभ में, परमाणु श्रृंखला में। तो मेंडलीफ जो रखा था वो ऊर्ध्वाधर स्तंभ में समान गुण वाले तत्वों को रखा था। धात्विक अभिलक्षण की आवर्त प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ता है, धात्विक अभिलक्षण समूह में नीचे जाने पर बढ़ता है। यहाँ सही नहीं पूछा है। धात्विक से अधात्विक परिवर्तन क्रमिक है, धात्विक अभिलक्षण आवर्त में बाएं से दाएं घटता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए, बाएं से दाएं बढ़ता है वाला बात जो है वही गलत है, क्योंकि बाएं से दाएं क्या होता है? घटता है। यानी ऑप्शन नंबर ए में साफ साफ बोल दिया है। एक बार हम लोग को पीरियडिसिटी का क्लास जरूर करना चाहिए, जो कि आने वाले एग्जाम ग्रुप डी, ALP कोई भी एग्जाम हो रेलवे का उसमें जरूर पूछता है। अगला सवाल है, एमिनो अम्ल में कौन सा प्रकृत्मक समूह सीधे पेप्टाइड आबंध बनाने में शामिल होता है? एमिनो अम्ल में 2 प्रकृत्मक समूह है, एक आपका है COOH और एक आपका है NH2। अब सवाल ये उठता है कि कौन शामिल है? तो ऑप्शंस आपके पास 4 है, कार्बोक्सिल और एमिनो, कार्बोनिल और फास्फेट, मेथिल और एसिटिल, हाइड्रोक्सिल और सल्फाइड। तो देखिए, यहाँ तो जो रहेगा वही ना शामिल होगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिल और एमिनो, क्योंकि यहाँ कार्बोक्सिल और एमिनो भर तो है ही। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31। सवाल कह रहा है, रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग कौन सा नहीं है? अग्निशामक यंत्र में, प्रति अम्ल में, खमीर उठाने वाले कारक में, खाद्य रंग के लिए। तो इसका खाद्य रंग के लिए कोई यूज नहीं है, बाकी सारे के सारे यूज हैं। अगला सवाल है, पी ब्लॉक तत्वों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें अधातुएं और उत्कृष्ट गैसें हैं, बिल्कुल हैं। वे 13 से 18 तक हैं, बिल्कुल हैं। उनका सबसे बाहरी विन्यास NH2NP1 से NH2NP6 है। इसे संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। तो देखिए, इसमें से गलत कौन है? तो इसमें इसे संक्रमण तत्व कहा जाता है, वही गलत है, क्योंकि संक्रमण तत्व डी ब्लॉक वाले को कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, एल्युमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा जाता था? यानी ये बात किया जा रहा है मेंडलीफ जो खाली जगह छोड़ के गया था उसका। प्रोटो एल्युमिनियम, नियो एल्युमिनियम, एका एल्युमिनियम, मेटा एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व को क्या नाम दिया गया था? तो एका एल्युमिनियम दिया गया था, जो कि गैलियम के लिए भविष्यवाणी नाम था। अगला सवाल है, किसी यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH2 है, मोलर द्रव्यमान 56 है, तो आणविक सूत्र क्या होगा? तो
आपके पास 4 ऑप्शन है। चलिए इस सवाल को बनाते हैं। देखिए इसका पहले इसका हम लोग निकालते हैं CH2 का, तो कार्बन का हो जाएगा 12 और इसका हो जाएगा 2, तो ये हो गया 14, तो 14 चौके क्या हो गया 56। इसका मतलब CH2 को 4 से गुना कीजिए तो C4 और H क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो C4H8 वही हो जाएगा आपका इसका जवाब। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 35। आवर्त सारणी में तत्वों के वितरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उपधातुएं पूरी सारणी में यादृच्छिक रूप से बिखरी होती हैं। अधातुएं शीर्ष के दाएं कोने पर होती हैं। धातुएं बाईं ओर हैं। धातु और अधातुओं को पृथक करने के लिए एक जिग जैग रेखा होती है। तो कौन सा सही नहीं है उसको बताते हैं। देखिए उपधातुएं पूरी श्रेणी में यादृच्छिक रूप से नहीं है बल्कि जिग जैग रेखा के आसपास होती हैं, और बाकी तीनों के तीनों सही हैं। अधातुएं कोने में दाएं हैं, धातुएं बाईं ओर स्थित होती है, पृथक करने के लिए एक जिग जैग रेखा होती है इस प्रकार से, और वो रेखा ही दोनों को पृथक करती है। अगला सवाल है नेपटूनियम और प्लूटोनियम जैसे तत्व कहाँ पाए जाते हैं? पिच ब्लेंड, समुद्री जल, ग्रेनाइट, कोयला, तो ये पाए जाते हैं पिच ब्लेंड ही इनका अयस्क है। अगला सवाल मेंडलिफ के समय में कौन से तत्व नहीं खोजे गए? क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, रेडॉन, पोलोनियम, गैलियम, जर्मेनियम। तो मेंडलिफ के समय रेडॉन और पोलोनियम नहीं खोजे गए थे। हालांकि जो गैलियम जो है वो भी नहीं खोजा गया था, लेकिन यहाँ ऑप्शंस में ज़्यादा नया रेडॉन और पोलोनियम है, लेकिन गैलियम के लिए उसने खाली जगह छोड़ा था। अगला सवाल है मेंडलिफ ने अपने आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया? न्यूट्रॉन के आधार पर, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु क्रमांक, परमाणु त्रिज्या। तो मेंडलिफ ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित किया था। अगला सवाल मेंडलिफ की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी? 94, 69, 1903, 1948। तो सही जवाब है मेंडलिफ का आवर्त सारणी 1889 में प्रकाशित हुई थी, पहला आवर्त सारणी। लगता है कि ये पाठ को अलग से जरूर पढ़ना चाहिए। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? वर्ग ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, आवर्त क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, बिल्कुल सही। दूसरे और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं, पहले आवर्त में 8 होते हैं। लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड सबसे नीचे अलग पैनल में। देखिए दूसरा और तीसरा में जब 8 होगा तो पहला में भी 8 कैसे हो सकता है? इसका मतलब यही आपका गलत है। पहला में केवल 2 होता है, हाइड्रोजन, हीलियम। गैस स्टोव की ज्वाला किस कारण नीली होती है? खतरनाक दहन, अपर्याप्त ऑक्सीजन, ईंधन का पूर्ण दहन, वायु में हाइड्रोजन की उपस्थिति। तो किस कारण ऐसा होता है? ईंधन का पूर्ण दहन के कारण गैस स्टोव की ज्वाला क्या होती है? नीली होती है, वो पूरी तरह जलता है, इसीलिए अधिक ताप देती है। अगला सवाल टूथपेस्ट में मौजूद वह घटक कौन सा है जो दांत के क्षय को रोकता है? क्षार, हैलोजन, अम्ल या फिर लवण। टूथपेस्ट में क्या होता है? तो टूथपेस्ट में क्षार होता है, क्योंकि हमारा मुंह में रात भर मुंह बंद रहने से अम्ल का निर्माण होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 43। फ्रीऑन के औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में सही क्या है? उसका औद्योगिक उपयोग पूछा गया है। खाद्य प्रसंस्करण, परिरक्षक, वस्त्र रंगाई, पीड़कनाशी, कीटनाशी, प्रशीतक और एरोसोल उत्पादन। तो ये सवाल ऊपर भी था लेकिन सवाल में जवाब था। तो इसका मुख्य काम है प्रशीतन और एरोसोल उत्पादन, यानी रेफ्रिजरेशन और स्प्रे में इसका इस्तेमाल होता है। अगला सवाल है गैस स्टोव के पास जलती माचिस ले जाने पर और गैस खोलने पर किस प्रकार का दहन होता है? स्वतः, तीव्र, विलंबित या फिर मंद दहन। तो दहन के भी प्रकार हैं, तो इसमें से तीव्र दहन होता है, और अति तीव्र दहन जो होगा वो आपका क्या होगा? विस्फोट। तो यह भी आपका एक विस्फोट जैसा ही है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्ति क्या होती है? वर्ग, आवर्त, स्तंभ या फिर ब्लॉक। तो क्षैतिज पंक्तियों को क्या कहा जाता है? आवर्त। ऐसे वाले को आवर्त बोलते हैं, ऐसे वाले को क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ये आपका 18 होता है और आवर्त आपका कितना होता है? 7 होता है। अगला सवाल है एरोसोल नोदकों और वातानुकूलित प्रणालियों में उपयोग किए जाने वाले औद्योगिक उत्पादन का प्रमुख उत्पाद क्या है? ऑक्सीजन, मीथेन, फ्रीऑन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो किससे बनता है ये? तो फ्रीऑन 12 से बनता है, एरोसोल और वातानुकूलन। अगला सवाल है, ये सवाल देखिए घूम फिर के कई बार पूछा। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रधावन किया जाता है क्योंकि पैकेजिंग में ऑक्सीजन हटाता है, उत्पाद में पोषण मान में वृद्धि करता है, पैकेजिंग से हाइड्रोजन हटाता है, उत्पाद का स्वाद बढ़ाता है। इसका कारण यह है कि पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है ताकि वह ऑक्सीकरण ना हो और खाद्य पदार्थ खराब ना हो। मेंडलिफ ने अपने आवर्त सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े? सारणी को सम्मित बनाने के लिए, समस्थानिकों को शामिल करने के लिए, अज्ञात यानी अनडिस्कवर्ड तत्वों के लिए, तत्वों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए। तो देखिए अज्ञात तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ दिया था वो आदमी, मतलब वो आदमी बहुत दूरदर्शी था। अगला सवाल, प्रशीतन यंत्रों से निकलने वाला फ्रीऑन वायुमंडल पर प्राथमिक पर्यावरणीय प्रभाव क्या डालता है? समताप मंडल में ओजोन क्षरण, ऑक्सीजन स्तर में वृद्धि, नाइट्रोजन में वृद्धि, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन में कमी। तो प्रशीतक यंत्र से जो निकलता है, एसी कूलर से
फ्रिज से ये सब फ्रीऑन, तो वो क्या करता है, वो ओजोन परत का क्षरण करता है। अगला सवाल है, भोजन को वायुरोधी पात्र में रखने का क्या लाभ है? रंग बदलता है, स्वाद बढ़ाता है, अवायवीय जीवाणु की वृद्धि को बढ़ावा देता है, ऑक्सीकरण को मंद करता है। तो वायुरोधी पात्र में क्या होता है, ऑक्सीकरण को मंद करता है और वह अधिक समय तक सही रहते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? लकड़ी का जलना, जल का उबलना, कागज का काटना, बर्फ का पिघलना। तो कोई भी चीज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है, आपको याद रखना है। नींबू, सिरका और दही जैसे पदार्थों में खट्टे स्वाद का कारण क्या है? अम्ल, लवण, एल्केलाइड या फिर क्षार। तो खट्टा होने का एक ही कारण हो सकता है, वो क्या है? अम्ल है। तो देखिए इस प्रकार आपका 52 MCQ फ्रॉम केमिस्ट्री आपका कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको पसंद आया हो। आज का सवाल में आपको टॉप सवाल ज़्यादा मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो बेहतर होगा कि इन चीज़ों को आप जरूर से जरूर कहीं से भी आप एग्जाम में पढ़ के जाएँ, खास करके आवर्त सारणी। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।